तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन में अपन रिवाइज करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, बेसिकली क्वेश्चंस इसी तरीके से मैंने लिए हैं सो दैट उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं सारे कवर कर सकूं। और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लगता है कि आपकी 10 जो यूनिट्स उनमें से सबसे सिंपल यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, और काफी स्कोरिंग यूनिट है। अच्छे खासे नंबर यहाँ से आप लोग स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कुल मिला के कुछ 4 से 5 टॉपिक्स है जो हमको अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। इसके अलावा आपका थ्रेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेस एंड थ्रेड ऑफकोर्स वो एक ही पार्ट है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया, आईपीसी हो गया, है ना, डेडलॉक वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा आप लोगों का सीपीयू शेड्यूलिंग, इसके अलावा आप लोगों की बैंकर्स एल्गोरिथम, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है डेडलॉक वाला टॉपिक, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट। तो कुल मिला के छोटा यूनिट है, और आप लोगों का जो ये यूनिट है काफी स्कोरिंग यूनिट है, इसीलिए हम क्वेश्चंस करेंगे और उनके बिहाफ पर जो है वो ऑप्शन वाइज जाने वाले हैं और पूरा इलाबोरेट करके समझेंगे कि आप कैसे यहाँ पर इसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पे है। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, देखो, फोर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है यहाँ पर कि फोर्क किस काम में आता है, क्योंकि मुझे यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट प्रोसेस पार्ट डिस्कस करना है। प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे टॉपिक इसी क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि फोर्क किस काम आता है। तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे कोई एक नई प्रोसेस क्रिएट करना हो तो फोर्क मेरे काम में आता है। फोर्क एक तरीके का सिस्टम कॉल है जो यूज किया जाता है, और यूजुअली इसे यूज किया जाता है यूनिक्स सिस्टम के अंदर, राइट। यूनिक्स सिस्टम के अंदर इसको यूज किया जाता है फोर्क, जिससे आपकी क्या होती है, कोई एक दूसरी प्रोसेस क्रिएट होती है। जिस प्रोसेस ने फोर्क कॉल किया होता है उसे हम लोग पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं, और फोर्क जब भी कॉल होता है तो 2 और नई प्रोसेसेस बनती है एक फोर्क सिस्टम कॉल से, जिसमें एक तो होता है पेरेंट इटसेल्फ और एक होता है उसका चाइल्ड। दोनों एकदम साइमल्टेनियसली आपके सामने रहते हैं, ठीक है। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस फोर्क वाला सीन, मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहती हूँ कि मेरे पास में एक्चुअली में ये प्रोसेस वाला सीन निकल के कहाँ से आता है। वैसे ही तो आप लोग सीएससी स्टूडेंट्स हो तो आपको ये चीज पता होगी, बट स्टिल मेरे पास में जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, दैट इज मेरे हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। सबसे पहले कोई भी जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर जाता है, सबसे पहले ये प्रोग्राम जब आप कंट्रोल एस करते हो तो वो सेव हो जाता है किसके अंदर, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। और एक होती है आप लोगों की मेन मेमोरी, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो इस प्रोग्राम के साथ में काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, आप लोगों के पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होने वाले हैं, है ना, बाकी सारी चीजें होने वाली है जो क्या करेंगी, जो डील करने वाली है कि किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है वो बनेगा प्रोसेस। जब भी ये पहली बार किसमें आता है, रैम के अंदर आता है, तो प्रोसेस बन जाता है। और अब ये किससे डायरेक्टली बात कर रहा है, सीपीयू से डायरेक्टली बात कर रहा होता है। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में हम समझें तो कोई भी एक प्रोसेस होती क्या है, प्रोग्राम कोड, उसके साथ में रजिस्टर्स, उसके साथ में उसके प्रोसेस के सारे स्टैक्स हो गए, सारे के सारे जो काउंटर्स लगने वाले हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्लब करके एक प्रोसेस कहलाती है। बेसिकली जब सेकेंडरी मेमोरी में हम उसको प्रोग्राम बोल रहे हैं और सेकेंडरी मेमोरी से उठ के वो कहाँ पे आ गया है, आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ गया है, तो जो प्राइमरी मेमोरी में आया है तो उसे हम प्रोग्राम को प्रोसेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके साथ में रजिस्टर्स, स्टैक्स, काउंटर्स, ये सारी की सारी चीजें अटैच हो जाती है। अब वो सीपीयू के साथ में इंटरैक्शन कर रहा है। जब सीपीयू के साथ में इंटरैक्शन कर रहा है तो प्रोसेस जो है वो अकेले नहीं होती, प्रोसेस के पास में होता है उसका खुद का एक पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है जी, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अपने आप में ही एक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, अपने आप में ही एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कहां पर सेव होता है, क्वेश्चन बन चुका है, याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती है, देखो, प्रोसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस का स्टेट, प्रोसेस का नंबर, उसके कितने काउंटर्स हैं, लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड रजिस्टर्स जो उसने ओपन किया है, सीपीयू से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेमोरी से रिलेटेड जितनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी चीजें पीसीबी के पास में होती है। अब जितनी प्रोसेस मेन मेमोरी के पास में होंगी उतने ही पीसीबीज होने वाले हैं, और हर पीसीबी के अंदर उस प्रोसेस की कंप्लीट ये सारी डिटेल्स होती हैं। जितने स्टैक्स उसने यूज किए हैं, जो कौन से नंबर का स्टैक यूज कर रहा है, जितने रजिस्टर्स यूज कर रहा है, जो रजिस्टर्स यूज कर रहा है, जो काउंटर्स यूज कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इज
अब पीसीबी इज अ ओवरहेड और नॉट, तो सभी का आंसर होने वाला है 100% यस। पीसीबी को रखना एक ओवरहेड है क्या? तो बिल्कुल एक ओवरहेड है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में हम सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब क्या होता है? यूजर मोड से कर्नल मोड में आना, कर्नल मोड से फिर से यूजर मोड के अंदर आना। कुल मिला के बात ऐसी है कि जब मेरे पास में सीपीयू पर एक प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग हो और जो मैं दूसरी प्रोसेस लाऊं, तो ये वाली जो प्रोसेस है वो सीपीयू को छोड़ दे और दूसरी प्रोसेस सीपीयू के पास में अलॉट हो जाए। तो इस सब बीच में जो स्विचिंग ये हो रही है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसमें प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? स्विच होता है। तो बेसिकली यहाँ पर लिंकर्स एंड लोडर्स का काम आ जाता है। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है पुरानी प्रोसेस का, प्रीवियस प्रोसेस को हमको हटाना होता है और नई प्रोसेस का हमें अपलोड करना होता है। तो हम बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो भी अपने आप में क्या होता है? एक ओवरहेड होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने का काम किसका होता है? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर साथ ही साथ डिस्पैचर्स, दोनों मिलकर ये काम करते हैं। एक हार्डवेयर प्रॉपर्टी है। तो यही काम इतना हैवी क्यों माना जाता है या क्यों बोलते हैं कि इट्स एन ओवरहेड? क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट हो रहा है, ये पीसी भी उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। ठीक है, यहां तक सही है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ पर इनडायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी समझ जरूरी है। पता तो हमको होता है कि हाँ हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोसेस बन जाएगा, पर एक्चुअली में डिफरेंस है क्या उसमें, वो हमको पता होना चाहिए। अब यही चीज, सेम चीज आप लोगों के काम आती है जब आपको पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस में डिफरेंस करना होता है। साथ ही साथ सिस्टम कॉल से जनरेटेड एक चाइल्ड प्रोसेस और एक थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूं कि कुछ इस तरीके का आपका पीसीबी डायग्राम दिखता है। ये क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इस तरीके से आपके पास में पॉइंटर्स होते हैं। अब क्योंकि मेरे पास में पीसीबी हर एक प्रोसेस का होता है, मान लीजिए कि मैंने कोई सिस्टम कॉल किया है फोर्क, फोर्क से क्या होगा? कोई नया चाइल्ड बन जाएगा। तो जो पुराना प्रोसेस है यानी जो उसका पेरेंट प्रोसेस है उसका भी लिंक होगा। तो बेसिकली ये लिंक है किससे? जो कि सारी की सारी प्रोसेसेस जिससे ये अटैच्ड है उसके सारे पॉइंटर्स को स्टोर करके रखता है। प्रोसेस कौन सी स्टेट में है? कुल मिला के मेरे पास में जो है वो 5 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हो सकती है मैक्सिमम। तो ये स्टेट्स जो है वो प्रोसेस स्टेट में बताता है कौन से वाले स्टेट में। अभी स्टेट डायग्राम भी देखेंगे तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस की क्या आईडी है? हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है। प्रोग्राम काउंटर, जिससे हमको ये पता चलता है एक तरीके के रजिस्टर है ना पीसी, जिससे हमको ये पता चलता है कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है जो रन होने वाला है। रजिस्टर्स कौन कौन से ये यूज कर रहा है, मेमोरी की क्या लिमिट्स है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये कितनी है, सारी लॉग इन्फॉर्मेशन रखता है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स ये रखता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कॉन्टेक्स्ट बनाती है, जो एक्चुअली में स्विच होता है जब मैं किसी एक प्रोसेस को क्या करवाती हूँ? स्वैप करवाती हूँ किसी दूसरे प्रोसेस से। ठीक है, अब आती है बात आप लोगों की पेरेंट प्रोसेस की और चाइल्ड प्रोसेस की। तो ये तो समझ में आ गया कि आपका प्रोसेस क्या काम कर रहा है। थोड़ी और बात करते हैं किसकी? पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस। देखो, जब भी मेरे पास में कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, कोई भी एक फंक्शन जब मैं लिखती हूं ना, तो जो प्रोसेस या जो फंक्शन फोर्क कॉल करने वाला है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। जो फोर्क कॉल करता है उसे हम लोग बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। और फोर्क कॉल करने के बाद में जो प्रोसेस जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। उसे हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं जो पेरेंट प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस से आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे। सबसे पहली बात तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जिसको आप बोल सकते हो जो हमारा कर्नल है, जो मॉनिटर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो पेरेंट प्रोसेस को और चाइल्ड प्रोसेस को डिफरेंटली हैंडल करता है। उसके लिए ये 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सबसे पहली बात तो ये, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फोर्क सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हैवी वेटेड प्रोसेस। जब भी हम सिस्टम कॉल का यूज करके, स्पेशली फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करके क्या करते हैं, कोई एक नई चाइल्ड प्रोसेस बनाते हैं, तो उसे हम लोग हैवी वेटेड प्रोसेस बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज टोटली एनालॉगस टू व्हाट, जब हम लोग थ्रेड बनाते हैं तो उसको हम लाइट वेटेड प्रोसेस बोलते हैं। तो उसे लाइट क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कि वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कर्नल जो है वो डिफरेंटली नहीं मान के चलता है आप लोगों के ओरिजिनल प्रोसेस या पेरेंट प्रोसेस और आपके चाइल्ड प्रोसेस को, जबकि यहां पर आपका पेरेंट प्रोसेस और आपका चाइल्ड प्रोसेस 2 डिफरेंट एंटिटीज के जैसा काम करता है। किसके अंदर? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के
अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है हैवी वेटेड। अगर मैं बात करूं कि यहां पर दोनों ही सीक्वेंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ऊपर बात की जाए तो दोनों में ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपकी कैसी होती है, वेरी वेरी स्लो होती है। बट स्टिल अगर मैं बात करूं कि इनमें और आपकी लाइट वेटेड प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है, तो जो आप लोगों का थ्रेड जनरेशन वाला काम होता है ना, जो थ्रेड्स होते हैं, जो और कुछ नहीं होते हैं, किसी भी एक प्रोसेस का सीक्वेंशियल फ्लो को हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स का लाइट वेटेड प्रोसेस जिसके अंदर कर्नल जो है वो प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से नहीं देखता है। जो ये सीक्वेंशियल फ्लो ओरिजिनल प्रोसेस में चल रहा है, जिसको हम एक डिफरेंट थ्रेड बोल देते हैं, एक लाइट वेटेड प्रोसेस बोल देते हैं, वहां पर कर्नल उसे अलग से नहीं कंसिडर करता है और इसीलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वहां पर आपकी क्या होती है, हाई होती है। पर थ्रेड्स जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं, यानी कि कर्नल लेवल थ्रेड्स एंड यूजर लेवल थ्रेड्स। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो यूजर लेवल थ्रेड्स है। कर्नल लेवल थ्रेड्स भी होते हैं, वो भी अभी समझते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, बट ये आप लोगों का कंप्लीट पैराडाइम है जो प्रोसेस से रिलेटेड होता है, कि प्रोसेस का क्या काम है, प्रोसेस क्या बनता है, पेरेंट प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों के काम की होने वाली है। ठीक है जी, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। ये आप लोगों का पीसीबी डायग्राम हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गया। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम लोगों की फोर्क में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है। देखो मैं आप लोगों को बोल कि फोर्क जो है वो एक तरीके का सिस्टम कॉल है जो आपकी नई चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने कभी भी n नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर फोर्क को कॉल किया है तो मेरे पास में टोटल जो नई प्रोसेसेस बनेंगी वो बनेंगी 2 की पावर n -1। नई प्रोसेसेस की बात कर रही हूं, न्यू प्रोसेसेस, या जिसको आप बोल रहे हो चाइल्ड प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि ये 1 जो है ना, ये ओरिजिनल प्रोसेस के लिए हम मेंशन करते हैं, इसीलिए इसको यहां पर माइनस कर रही हूं। दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर पेरेंट प्रोसेस। तो जो पेरेंट प्रोसेस होता है उसका है ये 1, इसीलिए 2 की पावर n -1, यानी 2 बार 4 को कॉल किया है तो 2 की पावर 2, यानी कि 4 टोटल प्रोसेसेस बनेंगी, जिसमें से 3 चाइल्ड होंगी और 1 आप लोगों की क्या होगी, पेरेंट प्रोसेस होगी, दैट इज ओरिजिनल प्रोसेस होगी। ठीक, यहां तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और हर बार जैसे ही फोर्क देखने वाले हो आप लोगों का सिस्टम कॉल होने वाला है हर बार। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लिखकर लेके आई हूं, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या यहाँ पर होने वाला है। कोई भी प्रोग्राम आप लोगों का लिखा है, इंक्लूड एसटीडीओ सब कुछ लिख दिया है। मान लीजिए मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए फंक्शन लिखती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक इफ लूप है जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन आप लोगों को गिवन था कि आप लोगों को एक बार फोर्क कॉल किया है, उसके बाद में यूज किया है आप लोगों के साथ में एंड, देन आपके पास में दूसरा फोर्क कॉल हुआ है और यहां पर आप लोगों का इफ एंड हो जाता है। अंदर हम लोग जा रहे हैं और अंदर मैंने एक और बार फोर्क कॉल किया है और उसके बाद में प्रिंटएफ करवाया गया है आप लोगों से हाय। ठीक है ना, प्रिंटएफ आपसे करवाया गया है हाय, ओके। और बस इसको एंड करने के लिए रिटर्न कर दिया है मैंने 0, ये खत्म हो गया है। तो आप लोगों से पूछा गया था कि हाय कितनी बार प्रिंट होगा, तो यहां पर बताइए जी मुझे हाय कितनी बार प्रिंट होगा। चलिए, जिनका आंसर निकल गया है बहुत बढ़िया बात है, जिनका आंसर नहीं निकला है आइए चलिए देखते हैं कि कैसे ये होने वाला है। देखो मैंने क्या कहा, जैसे ही फोर्क दिखेगा सबसे पहली बात तो क्या बन जाने वाला है, यहाँ पर बन जाने वाला है आप लोगों का एक नया चाइल्ड प्रोसेस। जैसे ही फोर्क कॉल हुआ तो अब यहां पर जैसे ही फोर्क कॉल हुआ तो मेरे पास में क्या होने वाला है, मेरे पास में एक तो बनेगी पेरेंट प्रोसेस और एक मेरे पास में बनेगी चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, एक चीज जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, जो चाइल्ड प्रोसेस होती है वो हमेशा 0 वैल्यू रिटर्न करती है, वेयर जो पेरेंट प्रोसेस होती है वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करती है। ठीक है जी, तो ऑब्वियस ही बात है कि चाइल्ड प्रोसेस से मुझे मिलने वाला है 0, ठीक है, और पेरेंट प्रोसेस से मिलने वाला है मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसके लिए भी और इस चाइल्ड प्रोसेस के लिए, दोनों प्रोसेस के लिए ही दोबारा से मुझे चेक करना होगा। अब यहां पर है लिखो एंड, अगर यहां पर और होता तो मुझे आगे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज किसी भी कंडीशन के लिए जब मैं आगे का पार्ट चेक करने वाली हूं तो मुझे पहले ये देखना है ऑपरेटर कौन सा लगा है।
यहाँ पर लगा है एंड, अगर और लगा होता तो कोई मतलब नहीं होता क्योंकि मैं इसी के बिहाफ पर डिसीजन ले सकती थी, बट यहाँ पर लगा है एंड। अगर एंड लगा है तो देखो जीरो की वजह से ये हो जाएगा जीरो, और मैं कुछ भी कर लूं मैं आगे जा ही नहीं सकती, कुछ भी कर लूं आगे जा ही नहीं सकती, यानी कि ये वाला फोर्क को मुझे क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, और मैं लीव करके नीचे आ जाऊंगी प्रिंटफ वाले पे और डायरेक्टली आपका यहाँ पर हाई प्रिंट कर दूंगी। तो एक बार मेरा हाई प्रिंट हो चुका है। अब बात की जाए किसकी, अब बात की जाएगी आप लोगों के पॉजिटिव इंटीजर की। अब यहाँ पर मान लो मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर रिलीज कर रही हूँ, अब जैसे ही मेरे पास में पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब इस एंड से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, 100% पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये जीरो हुआ तब तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो क्या होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास में क्या जनरेट होगा, एक नया प्रोसेस जनरेट होगा, मतलब फोर्क एक बार और कॉल होने वाला है। यानी कि मुझे अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, जैसे ही अंदर जाऊंगी तो फोर्क मिल जाएगा, तो फोर्क जैसे मिल जाएगा तो एक और बार मेरे पास में क्या होगा, चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा। ये चाइल्ड 1 था, ये चाइल्ड 2 था, और ये आप लोगों का पेरेंट ऑलरेडी जो चला आ रहा है। समझ में आ गया, फर्स्ट चाइल्ड सेकेंड चाइल्ड, ये अपना ओरिजिनल पेरेंट चल रहा है। अब क्या हुआ है, ये फोर्क कॉल हुआ है जिसकी वजह से दो नई प्रोसेसेस जनरेट हुई है। अगेन ये जीरो मुझे रिटर्न करने वाला है और ये मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करने वाला है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो मैंने यहाँ पर जीरो रिटर्न किया है, इस जीरो की वैल्यू जाने वाली है सबसे पहली बात तो। अब जैसे ये जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो है तो जीरो है, कुछ भी नहीं कॉल होने वाला है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ से फिर से मुझे एक और हाई मिलने वाला है। अब मेरे पास में आया एक पॉजिटिव वैल्यू, अब जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, लूप के अंदर जाने वाली हूँ। जैसे ही लूप के अंदर जाऊंगी तो मेरे पास में एक और बार फोर्क कॉल हो जाएगा, और जैसे एक और बार फोर्क कॉल हुआ तो चाइल्ड 3 बनने वाला है और ओरिजिनल प्रोसेस आने वाली है। अब यहाँ पर अगेन जीरो, जीरो के बाद में मेरे पास में एक और हाई आ जाएगा, और अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिलीज करने वाला है। बट आगे मुझे किसी से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत, तो बस ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से भी हाई प्रिंट हो जाएगा। यानी अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो कितनी बार हाई यहाँ पर प्रिंट होगा, 4 नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास में यहाँ पर हाई प्रिंट हो जाएगा। 47 किसका आंसर आ रहा है भाई, 47 7 4 नहीं जी, आंसर इसका करेक्ट होने वाला है 4 नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर क्या प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएंगे। फोर्क सिस्टम कॉल की कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से आएगा। आपको बेसिकली और करना कुछ भी नहीं है, जैसे ही फोर्क दिखा दो प्रोसेसेस क्रिएट कर दो, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। पेरेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा और जो चाइल्ड है वो जीरो। तो अगली प्रोसेस में देखो जीरो पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, रिटर्न जीरो कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है हमको, है ना। बट पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स दोबारा से हम कंडीशन चेक करने वाले हैं या लूप के अंदर जाने वाले हैं, या अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ऑब्वियसली ना पूरा सारे स्टेटमेंट 1 बाय 1 सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने वाले हो। ठीक है डन, आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस समझ में आ गई। नेगेटिव वैल्यू कब आती है, नेगेटिव वैल्यू तब आएगी जब भी अगर मैंने फोर्क कॉल किया और चाइल्ड नहीं बन पाया तो अनसक्सेसफुल हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जीरो कब रिटर्न होगा, जब मेरे पास में कोई भी एक नया चाइल्ड ऑलरेडी क्रिएट हो गया, चाइल्ड के लिए जीरो आएगा। पॉजिटिव वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कब आएगी, जब हम लोग पेरेंट को डिनोट कर रहे हैं। एक चीज नोट बना के लिखिएगा कि जो आपकी वैल्यू होती है प्रोसेस आईडी की, वो ही एक्चुअली आप लोग को रिलीज करते हो। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वही होता है, प्रोसेस आईडी। ठीक है, अगर और होता तो अलग तरीके से काम करते। देखो अगर यहां पर और होता तब हम कैसे काम करते, तब देखिए मैंने जैसे ये 4 को कॉल किया तो मेरे पास में दो प्रोसेस, एक चाइल्ड और एक ओरिजिनल, चाइल्ड 1 एंड अब चाइल्ड से मेरे पास में आया जीरो, अब ये जीरो है तो ये 1 हो सकता है, तो चाइल्ड के लिए भी 2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि भैया और कंडीशन में अगर ये एक बार भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया तो एक नई प्रोसेस क्रिएट होगी। तो इस फोर्क पे आऊंगी, फिर इस पे भी आऊंगी, राइट, इस पर भी आऊंगी। तो इस तरीके से आपके और बड़े डायग्राम बन सकते हैं। अगर और आ गया तो ठीक है, यहाँ पर जीरो आएगा तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के लिए लूं तो देखो पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैसे तो मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लूप के अंदर चली जाऊंगी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से मुझे 1 मिल जाएगा। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्टली क्या होगा, ये वाला 4 को कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 4 का आएगा तो आपका क्या होगा, दोबारा से
2 नई प्रोसेसेस बन जाएगी। फिर यहाँ पर आपने फोर्क को कॉल किया, देखो अगर चाइल्ड आया फिर प्रोसेस आया, चाइल्ड आया तो 0 आएगा तो फिर अंदर आ जाओगे आप लोग, प्रोसेस आया तो फिर से इस फोर्क की वजह से 2 होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ हाई आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये करके बताइएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर यहाँ पर और मैं लगा दूं तो टोटल नंबर ऑफ हाई कितने प्रिंट होंगे। ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जितने एंड में हो रहे हैं उससे ज्यादा होंगे, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है जी? होपफुली सबको क्लियर होगा। ठीक है, पॉजिटिव कब आता है, 0 कब आता है, नेगेटिव कब आती है वैल्यू, ये सब कुछ चीजें समझ में आ गई हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं हम लोग थ्रेड्स वाले पोर्शन पे। देखो फोर्क से हम लोगों ने एक नई प्रोसेस बनाई। एक और तरीका है नई प्रोसेस बनाने का, एक्चुअली में ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस का एक छोटा पार्ट ही आप मान लीजिए, या आप मान लीजिए एक बहुत ही सीक्वेंशियल, एक बहुत छोटा सा सीक्वेंस है ये किसी एक प्रोसेस का, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट वेटेड प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज थ्रेड्स। 2 टाइप्स की मेरे पास में होती है, यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड। अब देखो सबसे पहली बात तो जो ये थ्रेड्स है इसमें और आपकी एक ओरिजिनल प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो प्रोसेस, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया, ये 4 पैरामीटर्स इसके पास में होते हैं। प्रोग्राम कोड के अलावा इसका कंप्लीट जो मेमोरी स्पेस है और कौन कौन से रजिस्टर्स एंड काउंटर्स ये यूज कर रहा है, कौन सा स्टैक ये यूज कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रोग्राम को प्रोसेस बनाती है। बट जो थ्रेड है उस थ्रेड के अंदर भी ये सारी चीजें होंगी, बट यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा छोटा होता है या वो बड़ा लाइट वेटेड होता है कंपैरेटिवली। इसीलिए हम ये जो थ्रेड्स हैं इसको क्या मानते हैं, इसको हम फास्ट मानते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग व्हेनेवर आई से थ्रेड, तो मैं यूजर लेवल थ्रेड की बात कर रही हूँ। अगर एग्जामिनर बोले कर्नल लेवल थ्रेड स्पेसिफाई करे तभी मानना कि वो कर्नल लेवल थ्रेड की प्रॉपर्टीज आपको लगानी है। तो सबसे पहली बात तो जो प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंसेस हैं वो देखना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वैसे देखो यहाँ पर ना मैंने यूजर मोड और कर्नल मोड लिखा है, कोई मुझे बता सकता है कि यूजर मोड और कर्नल मोड दोनों में अगर मैं बात करूं तो यूजर मोड के लिए तो हम यूज करते हैं 1 इंटीजर और कर्नल मोड के लिए हम यूज करते हैं 0 इंटीजर। क्या ये मैंने सही लिखा है, ट्रू एंड फॉल्स? बताइए जी, क्या मैंने ये सही लिखा है? मोड्स की बात कर रही हूं, अगर मैं कर्नल मोड को रिप्रेजेंट करना चाहती हूं तो मैं लिखती हूं 0, और अगर मैं यूजर मोड को रिप्रेजेंट करना चाहती हूं तो मैं लिख रही हूं 1। बताइएगा कि क्या मैंने ये सही लिखा है या नहीं। चलिए, तो देखो यहां पर सबसे पहली बात तो जो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। थ्रेड जो है वो एक तरीके से आपका पार्ट ऑफ प्रोसेस है, या आप कह सकते हो कि एक सिंगल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है। ठीक है ना, सिंगल प्रोसेस। अगर मैं बात करूं यूजर लेवल थ्रेड की तो कोई भी एक एपीआई इसे क्रिएट कर सकता है ना, किसी भी एक एपीआई से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो किसी भी एक प्रोग्राम का मेन थ्रेड कहलाता है, एक तरीके का थ्रेड है वो, है ना? सही लिखा है ना? चलो वेरी गुड। चलो अगर मैं बात करूं यहां पर जो आप लोगों की प्रोसेसेस हैं उनमें यूजुअली क्या होता है, सारे के सारे सिस्टम कॉल्स इंक्लूडेड होते हैं, वेयर एज आपके जो थ्रेड्स हैं उनमें क्या होते हैं, सिस्टम कॉल इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सारी की सारी जो थ्रेड्स होती हैं वो एक तरीके के लिए सिंगल टास्क है, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वेयर एज जहां पर सिस्टम कॉल आ गया, जहां पर सिस्टम कॉल आ गया ना, वहां पर कौन इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर इन्वॉल्व हो जाता है आपका कर्नल। और ये जो कर्नल है ना ये हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअल लेके चलेगा, और इसी वजह से ये एक हेडेक है। वेयर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, कर्नल इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता, इसीलिए इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली। ठीक है ना, तो लेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होता है। ये यूजर लेवल थ्रेड की बात हो रही है, पहले ही बता दूं, यूएलटी की बात हो रही है, यूजर लेवल थ्रेड की बात हो रही है। ठीक है, मैंने बोला ना जब मेंशन ना हो तो यूजर लेवल थ्रेड ही मान के चलेंगे। अगर बात की जाए यहां पर क्रिएशन में किसके ज्यादा समय लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है एपीआई से बना रहे हो इसमें कम समय लगेगा, इसमें रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे और साथ ही साथ मेमोरी भी जो है वो आपकी ज्यादा कंज्यूम होगी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है वो मेमोरी शेयर नहीं होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसमें हम लोग 2 तरीके पढ़ते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं मैसेज पासिंग, है ना, और एक हम लोग पढ़ते हैं शेयर्ड मेमोरी, है ना, एक हम लोग पढ़ते हैं शेयर्ड मेमोरी। तो क्या मैंने ये सही लिखा है कि आप लोगों की जो प्रोसेसेस हैं वो मैसेज पासिंग के थ्रू करेगी आपका कम्युनिकेशन, 2 प्रोसेसेस, और आपकी जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं वो जो है वो किससे कम्युनिकेट करेंगे आपस के अंदर, यूजिंग शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट। क्या मैंने ये सही लिखा है?
मुझे बता सकता है क्या मैंने ये सही लिखा है? ठीक है, बाकी सारी चीजें देखें। यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी आपकी प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो वो थोड़ा कैसा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वेयर एज अगर बात की जाए यहाँ पर तो बड़ा एफिशिएंट है ना, कैसा है, बड़ा एफिशिएंट है यहाँ पर काम सारा। ठीक है, अगर एक प्रोसेस क्रैश हो जाती है तो दूसरी प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब एक सेपरेट यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूं थ्रेड की, तो अगर एक क्रैश हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश्ड माना जाएगा। अगर एक क्रैश हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश माना जाएगा। अभी अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मेरे पास में क्या क्या चीजें होती है। तो अगर मैं किसी भी एक प्रोसेस की बात करूं तो किसी भी एक प्रोसेस के अंदर मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास में ऑफ कोर्स उसके क्या होते हैं, प्रोग्राम कोड्स वगैरह सारी चीजें होती है ना, जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, वो सारी चीजें मेरे पास में इसकी हो सकती है, एनीथिंग है ना, डेटा और अ फाइल विच इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा मेरे पास में स्टैक्स होते हैं, है ना, मेरे पास में सारे के सारे स्टैक्स होते हैं, मेरे पास में सारे के सारे रजिस्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें मेरे पास में किसी भी एक प्रोसेस में होती है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोसेस की बात करूं ना, तो ये हर प्रोसेस के लिए प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 या फिर प्रोसेस 1 चाइल्ड प्रोसेस 1 चाइल्ड प्रोसेस 2, हर किसी के लिए सेपरेट यूनिट होगी, हर किसी के लिए सेपरेट यूनिट। वेयर एज अगर मैं बात करूं किसकी, थ्रेड की, तो थ्रेड के अंदर सिर्फ स्टैक वाला पार्ट और ये जो रजिस्टर वाला पार्ट है ये अलग अलग होगा। बाकी जो ये दोनों यूनिट्स हैं, यानी कि प्रोग्राम का कोड हो गया, डेटा फाइल्स हो गई, है ना, ये क्या होगी, ये सेम स्पेस में होगी। ये क्या होगी, सेम स्पेस के अंदर होगी। ठीक है, किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग वाला, वो किसी ने बताया नहीं मुझे। ठीक है, मैंने रॉन्ग नहीं लिखा है, मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ठीक है, जो मैसेज पासिंग होता है उसके अंदर कर्नल इन्वॉल्व होता है, वेयरएज जो शेयर्ड मेमोरी होती है उसमें कर्नल इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने बिल्कुल ठीक बनाया है। ठीक है, किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बार डायग्राम बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। इफ यू रिमेंबर, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। मेरे पास में किसी भी एक आईपीसी के अंदर या तो क्या हो सकता है, मैं मैसेज पासिंग के थ्रू बात कर सकती हूँ। तो मैसेज पासिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा कोई एक प्रोग्राम 1 है ना, और मेरे पास में कोई प्रोग्राम 2 है, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, कर्नल लगा हुआ है। तो एक्चुअली में मान लीजिए इसके पास में कोई मैसेज है, तो ये मैसेज किसके थ्रू जाएगा, कर्नल के थ्रू। अब कर्नल क्या करने वाला है, कर्नल इसको ये मैसेज सेंड करने वाला है। पहले ये किसके पास जाएगा, कर्नल के पास जाएगा। तो ये वाला स्कीम चलता है किसके अंदर, आपके मैसेज पासिंग के अंदर। वेयर एज अगर मैं शेयर्ड मेमोरी की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये प्रोग्राम 1 है और मान लीजिए ये प्रोग्राम 2 है, तो इनके बीच में ही क्या होती है, एक मेमोरी होती है जो कि क्या होती है, शेयर्ड होती है। तो दिस इज अ शेयर्ड मेमोरी। कर्नल जो है वो होता है, बट कर्नल का यहाँ पर कोई भी रेलेवेंस होता नहीं है। आपस में क्या कर सकते हैं, ये अगर इसको कोई मैसेज डालना है, कम्युनिकेशन करना है, तो ये यहाँ से उठा लेगा, फिर यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देगा। दिस इज शेयर्ड मेमोरी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट आपका शेयर्ड मेमोरी एंड दिस इज योर मैसेज पासिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे, वो मैंने एक एक करके यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है ना, अगर एक थ्रेड क्रैश होता है तो सारे के सारे थ्रेड क्रैश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सारी की सारी चीजें शेयर कर रहे हो एक्सेप्ट फॉर योर स्टैक्स एंड योर रजिस्टर्स। ठीक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला टाइप इंपॉर्टेंट है, इसको तो सबसे ज्यादा ही तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है ना, किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। यानी कि अगर मैं आप सभी लोगों को बोल दूं कि अगर मैं किसी भी एक प्रोसेस को ब्लॉक कर दूं तो यहां पर जो है वो दूसरी प्रोसेसेस ब्लॉक नहीं होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। वेयरएज अगर मैं किसी एक थ्रेड को क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही थ्रेड की जैसे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये चीज पूछूं कि ये पूरे सिनेरियो के अंदर कभी भी एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाए कर्नल लेवल थ्रेड्स, यूजर लेवल थ्रेड्स और कोई एक नॉर्मल प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस है, तीनों ही तरीके से आप लोगों के लिए क्या है, चाइल्ड प्रोसेसेस हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इनमें बताइए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम किसका होगा, प्रोसेस का। उसके बाद में कर्नल लेवल थ्रेड्स का और उसके बाद में आप लोगों का यूजर लेवल थ्रेड्स, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है ना, बीइंग द हाईएस्ट, 1 बीइंग द हाईएस्ट। ठीक है ना, तो प्रोसेस में सबसे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम लगेगा।
सबसे फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसमें होगी? यूजर लेवल थ्रेड्स के अंदर होगी। जब भी कर्नल लेवल थ्रेड्स आ जाए या इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाए, मैसेज पासिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, जहां पर भी सिस्टम कॉल इंक्लूड हो जाए, जीवन में कहीं पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या आर्किटेक्चर में जहां पर भी सिस्टम कॉल इंक्लूड हो जाए, मान के चलेंगे 100% क्या होगा? कर्नल इन्वॉल्व होगा। और जिस भी काम में कर्नल इन्वॉल्व होता है वो हमेशा ही स्लो होता है, हमेशा ही स्लो होता है। ठीक है, चलिए जी, तो यहां तक क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। लास्ट पॉइंट, देखो मोड स्विचिंग का मतलब ये है, जब भी अभी हम कॉन्टेक्स्ट स्विच जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में सीन क्या होता है, मेरे पास में होता है यूजर मोड, फिर होता है कर्नल मोड और फिर होता है यूजर मोड। एक्चुअली में जब भी प्रोसेस जो है वो स्विच करती है तो वो यूजर मोड से कर्नल मोड में जाती है, फिर कर्नल मोड से यूजर मोड में, क्योंकि कर्नल ही है जो सारा का सारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस प्रोसेस के लिए क्या करने वाला है, रिमूव करके नई प्रोसेस के लिए अपलोड करने वाला है। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर्स एंड लिंकर्स एंड लोडर्स। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कंप्लीट सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके का है कि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो हम यूजर मोड से उठ के कर्नल मोड में जाते हैं, फिर कर्नल मोड से उठ के वापस यूजर मोड में आते हैं। तो ये जो पूरा सीक्वेंस होता है, इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं मोड स्विचिंग, विच इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है ये होती किसकी मदद से है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारी डिस्पैचर्स की मदद से होती है ना, स्केड्यूलर्स की मदद से होती है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, मिड टर्म स्केड्यूलर्स, आपके लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स, 3 टाइप के मेजर आप लोगों के स्केड्यूलर्स होते हैं। ठीक है ना, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब क्योंकि हम लोग स्केड्यूलर्स पे आ ही गए हैं, तो शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है और आप लोगों का लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो मेन है भैया, सीपीयू स्केड्यूलिंग इनका काम है, किनके साथ में मिलके, डिस्पैचर्स के साथ में मिलके। अगर मैं बात करूं मिड टर्म स्केड्यूलर्स और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर मुझे क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो ये किसका काम है, ये आप लोगों के लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स का काम है। वेयर अगर मुझे डिक्रीज करना है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, तो मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ, मिड टर्म स्केड्यूलर्स का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अगर मुझे कंट्रोल करना है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मैं किसका यूज करती हूँ, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स का। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स का काम ये है सेकेंडरी मेमोरी से राइट प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को लाना, प्रोसेस को लाना, और सिमिलरली यहां से यहां लेकर जाना। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के रेफरेंस के अंदर, यानी कि जो आप लोगों का न्यू स्टेट होता है किसी भी एक प्रोसेस का, उस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम जो है वो किसका होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का। अगर मैं बात करूं तो रेडी स्टेट से आप लोगों की रनिंग स्टेट में लाने का काम किसका होता है, तो वो होता है आप लोगों के शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का। और आप सभी लोगों ने याद हो तो सस्पेंडेड, ब्लॉक्ड और सस्पेंडेड रेडी स्टेट्स पढ़ी हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेट्स हैं ये मिड टर्म स्केड्यूलर का काम है। क्योंकि रैम लिमिटेड है तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स अगर हो जाएंगे उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, रैम जो है वो आपकी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए अगर कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनका वेटिंग थोड़ा लंबे पीरियड के लिए चल रहा है, तो मिड टर्म स्केड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है और कुछ प्रोसेसेस को यहां से उठा के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाल देता है, वेयर विच इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड ब्लॉक्ड स्टेट। जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट होता है वापस ले आता है सस्पेंडेड रेडी स्टेट में, फिर वहां से रेडी में आ जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करने का काम कौन करता है, मिड टर्म। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हो क्या रहा है वो सब हमने अभी समझा कि सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट, पूरा का पूरा पीसीबी ब्लॉक उठ के जा रहा है, फिर नया आ रहा है, साथ में उसके जितनी भी हेडर फाइल्स है वो सब आ रही हैं लिंकर्स एंड लोडर्स की मदद से। तो ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट उठता है यूजर मोड से, कर्नल मोड में आता है, कर्नल मोड से फिर से यूजर मोड में जाता है। तो ये कंप्लीट स्विचिंग करनी होती है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं एक हैवी टास्क या फिर ओवरहेड टास्क। ओके।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ डिफरेंस आप लोगों के यूजर लेवल थ्रेड्स और मल्टी लेवल थ्रेड्स में भी हम लोगों को पढ़ने हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, यूजर लेवल थ्रेड्स जैसे हमने बोला वो यूजर्स ही बना रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर लेवल थ्रेड्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, उनके लिए अलग चल रहा है। इंप्लीमेंटेशन अलग इनका तरीके से होता है, इजी तरीके से होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो जैसा मैंने बोला कि कैसी होती है, लेस होता है स्विच टाइम। यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, और अगर एक ब्लॉक हो गया तो पूरा प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा, प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हार्डवेयर की सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, और कंपैरेटिवली इससे क्या होता है, ज्यादा होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। इंप्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्नल इन्वॉल्व होता है। कर्नल लेवल थ्रेड्स लिखा है ना, तो ऑब्वियसली कर्नल तो इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक, चलिए जी। चलो गाइस, तो यहाँ पर तो आप लोगों का आंसर नंबर डी होगा। क्यों होगा वो हम लोगों ने समझ लिया है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग समझ लिया है, कंप्लीट प्रोसेस कैसे काम करती है, फोर्क कैसे काम करता है, 2 की पावर n-1 क्यों किया, वो सब हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आगे जाएंगे, तो फिर आप लोगों का एक नया टॉपिक आपके सामने आएगा। यहाँ चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, प्राइमरी पर्पस होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का इसरो का रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, इसरो में आया हुआ है और यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो अगर बात की जाए तो आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 गोल्स होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी गोल और एक जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल जो है वो है कि आप लोगों के कंप्यूटर को इजी बनाना है ना, उसके काम को इजी बनाना, किसके? ह्यूमन बीइंग के काम को कन्वीनियंट बनाना, इजी बनाना, या जिसको आप लोग बोल सकते हो यूजर फ्रेंडली बनाना, ये इसका प्राइमरी गोल है। ये अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस दिन हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसकी पहली क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी। वेयर जो सेकेंडरी गोल है वो क्या है? वो है एफिशिएंसी। ये क्या है जी? एफिशिएंसी। तो जो आप लोगों का, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, इट्स जस्ट एन लेयर बिटवीन व्हाट, आपका हार्डवेयर एंड आपका ह्यूमन बीइंग। तो एक्चुअली में सीन ऐसा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए एफिशिएंट बनाना किसके काम को? हार्डवेयर के काम को, क्योंकि सारा हार्डवेयर संभाल कौन रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा है। तो ये इसका सेकेंडरी गोल है। बट यार यूज ही नहीं कर पाएगा तो इफिशियंसी कहां से आएगी? तो कुल मिला के बात ऐसी है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कई जगहों पर इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेरे हिसाब से गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर होना चाहिए।